हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए। पेपर 2 के लिए आज का हमारा सेशन बेस्ड रहेगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस की पैडागॉजी को। सेट नंबर 24 है। प्रीवियस सेट जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, देखने के लिए आपको लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा ऊपर। आप आई सेक्शन में जाकर सारे चैनल्स के जो भी हमने सेशन डिस्कस किए हैं, स्पेशली साइंस पैडागॉजी और साइंस के लिए, वो सब आपको मिलेंगे। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा यार, क्योंकि यहाँ इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा और वेरियस अदर लिंक्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे शिक्षा फॉर नौकरी से। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक त्यागी सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर हम लोग डेली के इंपॉर्टेंट सेशंस लेते हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। लाइव सेशन है, फ्री सेशन है, एक बार जाएं जरूर से चेक करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे पेपर के लिए, एक अच्छी समझ बनेगी, एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में कार्य करेंगे ये क्वेश्चंस। तो इनको डिस्कस करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: social science is a social endeavor. Science doesn't make any impact on economic development of the society. Which of the above statement is about science is false? देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या मेंशन किया गया, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, दोनों ही गलत है, या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। आंसर करें भी फटाफट, कमेंट कर सकते हैं चैट की फॉर्म में, फटाफट लाइव चैट में आंसर कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को एसेस कीजिए, अपनी प्रोग्रेस को एसेस कीजिएगा प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। बताएं भाई, जो क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही है। क्या बोलता है, विज्ञान समाज के आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आप सभी को पता है कि साइंस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे बात की जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास पर बात की जाए, सोशल डेवलपमेंट पर बात की जाए, टेक्नोलॉजी लेवल पर डेवलपमेंट पर बात की जाए, है ना। किसी भी विकास की अगर हम बात करें तो उसमें साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इकोनॉमिक में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। एक सोसाइटी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है विज्ञान का। ऑप्शन ए क्या बोलता है, साइंस इज ए सोशल एंडेवर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है भाई ये, विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। सही बात है, जो विज्ञान की जितनी भी इनोवेशंस की जा रही है, किसके लिए की जाती है, एक सोसाइटी के लिए की जाती है ना, कंट्री के लिए की जाती है, हम अपने सोशलिटी के लिए की जाती है ना, सोशलिज्म के लिए की जाती हैं, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी के लिए कार्य करता है, सभी की प्रोग्रेस के लिए कार्य करता है। भाई कोई भी इनोवेशन होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जिसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है ना। तो ये एक सोशल एंडेवर बोला गया। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। हाउ कैन ए साइकोलॉजी ऑफ ए मैन ऑफ एन इंडिविजुअल बी चेंज विद द हेल्प ऑफ साइंस? भाई विज्ञान की सहायता से किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति को कैसे बदला जा सकता है, ये डिस्कस करना है हमें। ऑप्शन ए बोलता है, टू अप्रिशिएट द पर्सन हाउ साइंटिफिक डेवलपमेंट हैज बेनिफिटेड ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग पीस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग इन अ पर्सन। सी बोलता है, लर्निंग द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ द साइंस। और डी बोलता है, बोथ ए एंड बी। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा, कि कैसे हम किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति यानी कि साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। भाई साइंस के अगेंस्ट अगर कोई बंदा बोल रहा है कि उसे साइंस के बारे में नहीं पता, तो हम और साइंस के बारे में कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो देखिए, जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। कैसे भाई, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्परामेंट। हम क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति की अगर हमें साइकोलॉजी को डेवलप करना है या चेंज करना है, किसकी हेल्प से, साइंस से। तो हमें क्या करना होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना, साइंटिफिक एटीट्यूड, एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, है ना, साइंटिफिक इनोवेशंस या साइंटिफिक डिस्कवरीज, इस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को, है ना। क्लियर है भाई। साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक तार्किक रीजनिंग के माध्यम से हमें उसके वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना है उसके अंदर। कैसे विकसित हो पाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर उसमें डेवलप हो जाए, साइंटिफिक दृष्टिकोण उसमें डेवलप हो जाए, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। टू अप्रिशिएट द पर्सन हाउ साइंटिफिक डेवलपमेंट हैज बेनिफिटेड। देखिए, उसको हमें ये समझाना है कि जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है, साइंस की वजह से जो विकास हुए हैं, उन्होंने ह्यूमैनिटी को यानी कि मानवता को किस तरीके से प्रभावित किया है, लाभान्वित किया है। तो इस तरीके से अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देखिए साइंस जो है व्यक्तियों की लाइफ को चेंज करता है, ह्यूमन की लाइफ को चेंज कर रहा है, तो यहाँ से पर्सन पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी चेंज होगी। क्लियर हुआ अभी क्वेश्चन। तो इसलिए हमने बोथ ए एंड बी ऑप्शन चूज किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इस साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोहन स्कूल। फिर रोहन के स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन
प्रदर्शनी लगाई गई है। इट वॉज ऑर्गेनाइज विद एन ऑब्जेक्टिव, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? विच इन योर व्यू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से जो रोहन के स्कूल में विज्ञान की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ऑप्शन ए बोलता है टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस ऑक्यूपेशन, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। प्रोवाइड क्रिएटिव मीडियम फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। मेक नेम ऑफ द स्कूल, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। या डी सेटिस्फाइंग पेरेंट्स, की अभिभावकों को संतुष्ट करना है। इजीली आंसर कर सकते हैं, साइंस एग्जीबिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, बताएं फटाफट से। आंसर करें चैट की फॉर्म में, सभी की चैट के देख रहा हूं मैं इतने। बिल्कुल भाई, देखिए राइट आंसर क्या रहेगा इसके लिए, जो साइंस एग्जीबिशंस की बात की जा रही है, तो साइंस एग्जीबिशंस क्या डेवलप करते हैं भाई? राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड ए क्रिएटिव मीडियम, शिक्षार्थियों के लिए एक सृजनात्मकता का माध्यम उपलब्ध करते हैं, यानी कि क्रिएटिव मीडियम डेवलप करते हैं। टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस ऑक्यूपेशंस, यानी कि किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चों को? व्यवसायों के लिए। तो ये एग्जीबिशंस में नहीं होता है भाई, इसके लिए ट्रेनिंग सेशन होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जिसके लिए ऑक्यूपेशंस के लिए वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिनको बोलते हैं ना, जिसके लिए आप बच्चों को ऑक्यूपेशंस के लिए यानी कि व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करते हैं। मेक द नेम ऑफ द स्कूल, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। स्कूल का नाम करने के लिए एग्जीबिशंस नहीं होती। सेटिस्फाइंग पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रिएटिव मीडियम प्रोवाइड कराता है, सृजनात्मकता के माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। विभिन्न डिफरेंट तरीके की पार्टिसिपेशन होता है, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ में, है ना, कॉन्टेस्टेंट होते हैं, और यहाँ उनका रिजल्ट भी डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ, रिजल्ट डिस्प्ले भी होता है विद द हेल्प ऑफ बोर्ड्स। तो ये क्या है? कुछ क्रिएटिव मीडियम्स हैं कि आप पार्टिसिपेशन करा रहे हैं, है ना। एग्जीबिशन से बच्चा सीख रहा है, देख रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ नई डेवलप हो रही है विज्ञान के टर्म में, है ना। तो यहाँ से बच्चा पार्टिसिपेट भी करेगा, जिससे एक्टिव लर्निंग बढ़ेगी और रिजल्ट डिस्प्ले भी होगा उसका। तो ये भी एक सृजनात्मकता का एक, यानी कि क्रिएटिव मीडियम है बच्चे को लर्न करने का। उसकी क्रिएटिव स्किल्स यानी कि सृजनात्मकता के जितने भी माध्यम होते हैं, स्किल्स होती हैं, वो इम्प्रूव होती हैं बच्चे की, डेवलप हो जाती हैं, अगर हम बात करें साइंस एग्जीबिशंस की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए डैश सोशल स्ट्रक्चर, अनुवांशिकता को सामाजिक ढांचा माना गया है कि प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी डायनेमिक, या डी परमानेंट। बताए भाई, जिसको स्टैटिक भी बोलते हैं, स्थाई यानी कि स्टैटिक, परमानेंट को ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कन्वर्जन की बात करूं तो मैं, तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो देखिए, जो हेरिडिटी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता सभी लोगों को पता है कैसी होती है भाई? स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि कौन से टाइम में मिलती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें आनुवंशिकता होती है, यानी कि गुणसूत्र होते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बच्चों में भी पाए जाते हैं। किस टाइम पर होते हैं? बर्थ के टाइम पर होते हैं भाई। ये जो ऐसे लक्षण होते हैं या जो ऐसे गुण होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, है ना। जो एक बार बच्चे को मिल गए वो एज इट इज रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ में एज इट इज रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी बर्थ के टाइम पर जो मिला, पहले एक साल में कुछ और रहेगा, दूसरे साल में कुछ और हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये जो गुणसूत्र होते हैं जो बच्चों को हेरिडिटी आनुवंशिकता से मिलते हैं, वो एज इट इज रहते हैं। तो ये क्या है? एक स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर है ना। डायनेमिक नहीं है कि भाई चेंज हो रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, डायनेमिक गतिशील हो ही नहीं सकते हैं। राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैटिक। आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग साइंस स्टडीज मेथड आर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विज्ञान शिक्षण की एक विधि है, आपको बतानी है। प्रैक्टिकल लर्निंग विज्ञान की एक विधि है, डायरेक्टेड स्पीच है, एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर्स है, या फिर डी प्रॉब्लम्स है यानी कि समस्याएं। आपको बताने विज्ञान शिक्षण की कौन सी एक इनमें से विधि है जो इस्तेमाल करते हैं विज्ञान के लिए। इन सभी में से साइंस स्टडीज मेथड आर, ये आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है, जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन दिया है करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर, व्याख्यान द्वारा स्पष्टीकरण साइंस की एक विधि है। ठीक है भाई। प्रॉब्लम समस्याएं जो है एक लेक्चर मेथड नहीं है, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग इज ए पार्ट ऑफ साइंस। डायरेक्टेड स्पीच सर्च, डायरेक्ट यानी कि निर्देशित खोज, ये कोई एक मेथड नहीं है, एक विधि नहीं है। एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर यानी कि थ्योरी के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज एक्सप्लेनेशन बाय लेक्चर। तो ये एक मेथड है, इट इज अ मेथड ऑफ साइंस। ठीक है। और अगर हम दूसरे मेथड्स की बात करें, अगर विज्ञान की दूसरी विधि की बात करें, तो पहला आता है इसमें हमारे पास, ये आपको पता होगा, एनालिसिस, एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड होता है एक,
ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास इंडक्टिव, जिसको आगमन एंड निगमन विधि बोलते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है एक्सप्लोरेशन मेथड। एक्सप्लोरेशन मेथड इसको क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि शायद, है ना, अन्वेषण विधि बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट आता है फोर्थ एक्सकर्जन मेथड। एक्सकर्जन मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, साइंस को टीच करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्लियर भाई, जिसको हम समस्या समाधान विधि बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? आई होप क्लियर हो गए होंगे ये सारे मेथड्स। तो ये भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हमारे पास मेथड है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, एक्सप्लोरेशन मेथड, एक्सकर्जन मेथड, है ना। एक्सकर्जन मेथड को हम क्या बोलते हैं, अध्ययन मेथड एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान विधि। क्लियर हुआ भाई? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगर मूल्यांकन की बात करें तो ये डायग्नोस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इट इज गिवन ड्यूरिंग द लेसन टॉट, it is very helpful in guiding the students, it is useful to expand its informative, D to formulate a plan to know the nature and causes of persisting learning problems and to demand appropriate remedial action। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए? अब आंसर कीजिए। देखिए डायग्नोस्टिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। नैदानिक यानी कि हमें डायग्नाइज करना है, हमें पता लगाना है कि बच्चे में क्या कमियां हैं, किस चीज़ में, लर्निंग में। जो बच्चा लर्निंग कर रहा है वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसको कहाँ समस्या आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक। और इवैल्यूएशन आपका मतलब पता है, मूल्यांकन। ठीक है। तो ये होता है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नाइज होने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके बाद हमें क्या करना है, रेमेडियल देना है, रेमेडियल टीचिंग करनी है। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करनी है, टीचिंग करनी है कि आपको उपचार देना है बच्चे को। जहां पर बच्चा समझ नहीं पा रहा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर या उस पर्टिकुलर लेसन पर, या और भी कोई परेशानी हो सकती है जो असेसमेंट के थ्रू आप डायग्नाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टीचर को अपनी टीचिंग रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। यानी कि जैसे डॉक्टर करता है, पहले आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देता है। सेम यहाँ पर वही चीज़ है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टू फॉर्मुलेट ए प्लान टू नो द नेचर एंड कॉजेज ऑफ रेजिस्टिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड डिमांड अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लगातार सीखने की समस्याएं, प्रकृति के कारणों को जानना, है ना, और उपयुक्त उपचारात्मक कार्य की मांग के लिए एक योजना तैयार करना है। किसका काम होता है, टीचर का काम होता है सारा, है ना, कि आपको पता लगाना है, डायग्नाइज भी करना है, उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है लर्निंग में, और उसके अकॉर्डिंग ही एक प्लान तैयार करना है कि आपको कैसे रेमेडियल टीचिंग करनी है, कैसे रेमेडियल एक्शंस लेने हैं। क्लियर भाई? आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड्स दैट द साइंस टीचिंग प्लेटफॉर्म इन द अपर प्राइमरी शुड फोकस ऑन, यानी कि किसकी बात हो रही है, एनसीएफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एनसीएफ 2005, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। पाठ्यक्रम चर्चा 2005 की अनुशंसा करता है कि ऊपरी प्राथमिक विज्ञान शिक्षण मंच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का विस्तृत विवरण, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, समूह चर्चा के संगठन, टू ऑर्गेनाइज मोर क्विज कंपटीशन, अधिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को आयोजित करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी डन बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले हाथों की गतिविधि। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? देखिए राइट आंसर है, एनसीएफ किस चीज़ के लिए बोलता है बता देते हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आपको सभी को पता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं, है ना। लर्निंग बाय डूइंग को ही प्रमोट करती हैं, एनसीएफ हो गया आपका, है ना। तो ये सारे 2005 जो कैरिकुलम बोलता है कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग कराएं, लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट करें, है ना। एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। अगर बात करें लर्निंग बाय डूइंग क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटीज़ यानी कि इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है बच्चा, है ना, बच्चे को इन्वॉल्व करना है। और एक्सपेरिमेंट्स, साइंस की बात करें तो अगर हम एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये एनसीएफ हमें बोलता है कि आपको अपर प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए क्या करना चाहिए, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन 8 पर मूव करते हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए क्या करना चाहिए? मस्ट गो ऑन ए फॉरेन टूर, विदेशी दौरे पर जाना चाहिए। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण को निरीक्षण करना चाहिए। मस्ट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। और लव द सब्जेक्ट, विषय से प्रेम करना चाहिए। आंसर करें भाई, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड करना है भाई प्रकृति को समझने के लिए, किस चीज़ की? विज्ञान की। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन किया बिल्कुल करेक्ट है भाई, सी पर ना जाएं। अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान की प्रकृति, क्योंकि आसपास जितनी भी चीजें हैं विज्ञान की ही देन है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व तो करिएगा, आपको काफी सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी जो विज्ञान के से रिलेट करती हैं, विज्ञान की प्रकृति को समझाती हैं, है ना। फैक्ट्स को बताती हैं, प्रिंसिपल्स को डिफाइन करती हैं, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को भी एक्सप्लेन करती है। वन मस्ट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप प्रकृति का नेचर का थोड़ी पता लगा सकते हैं। नेचर तो आपको भाई फैक्ट्स के थ्रू ही पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता क्या क्या तथ्य हैं, और वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपके आसपास की सराउंडिंग्स में मिलेंगे, कुछ अलग दुनिया में नहीं मिलेंगे। जिस वातावरण में आप रहते हैं, है ना, जिस जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वहाँ ही आपको प्रकृति देखने के लिए मिलेगी विज्ञान की। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए साइंस टीचर शुड अडॉप्ट द अप्रोच इन द क्लास विच इज रिफ्लेक्टिंग हिज साइंटिफिक टेम्पर। एक विज्ञान शिक्षण को कक्षा में उस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जो उसके विज्ञान संबंधी स्वभाव को दर्शाता है। टू कवर द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, बी टू लर्न द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक वर्ड, नोटिंग द क्लास इन द क्लास, यानी कि छात्रों को नोट देना। प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, क्या करना चाहिए? साइंटिफिक टेम्परामेंट को बताने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए जिससे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट रिफ्लेक्ट हो क्लास में? बताएं भाई फटाफट से। आंसर कर सकते हैं इसका, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड थे, 7th क्वेश्चन जो था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना। डी क्या बोलता है? प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, यानी कि सक्रिय अनुभव कराना है। एक्टिव लर्निंग जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, अभी जो पिछले हमने क्वेश्चन में दिया लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आपको अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना है ना। जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं भाई आपके, ये बताओ। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे कि भाई टीचर ने क्लास में लेक्चर दिया और बच्चों ने क्या कर लिया? नोट्स बना लिए। नोट्स प्रिपेयर करना, लिस्ट सुनना, व्याख्यान को नोट्स प्रिपेयर करना, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें कोई बच्चा इन्वॉल्व नहीं हुआ, कुछ एक्टिव लर्निंग नहीं हुई, है ना। दो तरीके की लर्निंग होती है, पहला क्या होता है? एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, और दूसरा क्या होता है? पैसिव लर्निंग। तो पैसिव लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो ये ट्रेडिशनल मेथड, जैसे आप बच्चा सुन रहा है और नोट्स बना रहा है, यानी कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है बस, है ना। और एक्टिव लर्निंग में क्या है? जैसे हम लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, एक्टिविटीज देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है भाई? एक्टिव लर्निंग कहलाता है, और लर्निंग बाय डूइंग कहलाता है। तो इसी को हमें प्रमोट करना है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। साइंस टीचर विशेज टू असेस हर स्टूडेंट ऑन डिफरेंट प्रोसेस स्किल, विच अमंग द फॉलोइंग टूल वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हिज पर्पस। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सबसे अच्छा होगा, सबसे उपयुक्त होगा? इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनिंग करना होगा, ऑब्जर्वेशन लिस्ट होगा, या पेपर पेंसिल टेस्ट होगा? बता दें भाई। कि एक शिक्षिका है, अपने बच्चों का मूल्यांकन करना चाहती है विभिन्न प्रक्रम कौशल स्किल, यानी कि प्रोसेस स्किल्स के लिए, तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा? राइट आंसर करें भाई। देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं प्रेक्षण सूची, जिसको ऑब्जर्वेशन लिस्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें डेटा गैदर किया जाता है फील्ड पर जाके, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है डेटा इन फील्ड, है ना। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वर, जो आपके साथ ऑब्जर्वर है या हेल्पर है, ऑब्जर्वर, उसकी हेल्प से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसी को हम, और इस पे बेस क्या बनती है हमारे पास? एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट बनती है। यहाँ से हम प्रोसेस स्किल्स, है ना, को एसेस कर सकते हैं बच्चे की, कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव डेटा है ये, बिल्कुल फील्ड में जाकर जहाँ पर हो रहा है। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? ऑब्जर्वर की हेल्प से हो रहा है ना। और ये कौन से फॉर्म में होता है? एक एनालिटिकल फॉर्म में होता है, एनालिटिकल फॉर्म में होता है ये जो डेटा होता है आपका। क्लियर है भाई? कोड्स के फॉर्म में भी होता है, कोड शीट्स के फॉर्म में भी होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑब्जर्वेशन लिस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट एक असेसमेंट का माध्यम हो गया, है ना, असेसमेंट का एक टूल हो गया। क्वेश्चनिंग भी, इंटरव्यू भी, यहाँ से क्या करते हैं आप? साक्षात्कार करके बच्चे की पर्सनालिटी का पता लगाते हैं। क्वेश्चनिंग करना, है ना, कितना लर्न कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है? प्रोसेस स्किल्स को एसेस करना है। तो दैट विल बी
डन बाय ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। सी इज द राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं प्रेक्षण सूची। भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने सेशन में डिस्कस किए। वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।